प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 की विज्ञान विषय की लगातार पिछले लगभग महीने भर से ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी विद्यार्थी घर पर रह करके और ठीक ढंग से अध्ययन कर रहे होंगे। वैसे कल सीएम साहब की तरफ से शायद 2 तारीख को 2 अगस्त से विद्यालय को ओपन करने के बारे में भी कहा गया है और मुझे लगता है कि शायद स्कूलें खुल जाएंगी, आप सभी विद्यार्थियों को ऑफलाइन पढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रह करके और अपना अध्ययन जारी रखें। आज मैं आपको पादपों में परिवहन के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको लसिका ब्लड प्लेटलेट्स अनुरक्षण के बारे में बताया था। आज मैं आपको पादपों में परिवहन, देखिए पादप सजीव है और जो भी क्रियाएं एक सजीव में होती हैं वो पादप में भी सारी क्रियाएं होती हैं। पादप के अंदर वृद्धि, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, जनन आदि सारी क्रियाएं पाई जाती हैं। मैं आज पादपों में परिवहन के बारे में आपको लिखूंगा। देखो, पौधे हैं जो पर्यावरण से गैसों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, फिर भी उन्हें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लौह तत्व है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये ऐसे सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। ये अनेक पदार्थों की आवश्यकताओं के लिए, खाद्य पदार्थ, पोषक पदार्थ आदि के निर्माण के लिए मृदा पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सारी की जो सारी चीजें हैं वो मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। वे पदार्थ पौधों की जड़ों के द्वारा क्या किए जाते हैं? अवशोषित किए जाते हैं। वही बहुत सारे तो छोटे पौधे होते हैं जिनकी अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदा के आसपास ही होती है, लेकिन कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, उनमें लंबा ट्रंक पाया जाता है, लंबा तना पाया जाता है। इस टाइम लंबा होता है कहने का मतलब। तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा खनिज और जल पदार्थों का अवशोषण नजदीक वाली तो कर लेती हैं, परंतु जो ज़्यादा बड़े पौधे हैं उनमें विसरण क्रिया के द्वारा अवशोषण की क्रिया नहीं हो सकती है। तो मैं आज आपको पादपों में परिवहन के बारे में बताऊँ। लिखेंगे अपन कि पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में पहला पॉइंट लिखो कि पेड़ पौधे पर्यावरण से गैसों के रूप में CO2 का मतलब जानते होंगे, CO2 मानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों को लेते हैं। फिर भी नाइट्रोजन है N2 का मतलब जानते हो भाई, नाइट्रोजन है, फास्फोरस P है, F लोहा है, Ca जैसे N2 P Ca Mg, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा, क्या लिख लेंगे हम? Fe, लोहा। ये क्या हो गया? कौन सा तत्व हो गया भाई? लौह तत्व हो गया। इन सब की पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आदि
इससे खाद्य पदार्थ या विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे पोषक पदार्थ आदि की प्राप्ति मिट्टी में मौजूद प्रचुर मात्रा से करते हैं। एवं पोषक तत्वों की पूर्ति मिट्टी में विद्यमान तत्वों से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? ये खाद्य पदार्थों पोषक तत्वों को मिट्टी में विद्यमान तत्वों से प्राप्त करते हैं। अब ये मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये सारी की सारी चीजें कहाँ होती हैं? मिट्टी में प्रचुर मात्रा में। तो लिख देंगे ये सभी तत्व मिट्टी में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, जिन्हें पादप अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। जिन्हें पादप किनके द्वारा करते हैं भाई? अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं जिनकी अधिकांश जो कोशिकाएं होती है मृदा के आसपास में होती है। छोटे पेड़ पौधों की कोशिकाएं मृदा के आसपास होती है। परंतु जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जो बड़े वाले ट्री हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। इन छोटे पेड़ पौधों में तो क्या होता है कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा खनिज और जल पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा कर लिया जाता है। इन पादपों में विसरण क्रिया विसरण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं भैया कि विसरण क्रिया के द्वारा मृदा से ये इन चीजों को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। जल व खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों से हो जाता है। भाई छोटा पेड़ है, छोटा पेड़ में विसरण क्रिया हो गई। विसरण क्रिया के द्वारा क्या कर लिया? जड़ों के द्वारा इन चीजों को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। परंतु जो बड़े पेड़ होते हैं, आपको पता होगा लॉन्ग ट्री होते हैं, करीब 100 फुट 150 फीट ऊंचे, लगभग 150 फीट या 200 फुट तक के समथिंग वुड है, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। तो अब बड़े पौधों में जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, उनमें विसरण क्रिया के द्वारा न तो जल पहुंच पाता है और ना ही खनिज पदार्थ पहुंच पाते हैं। तो अब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में पौधे के अंदर परिवहन के लिए एक सदृश प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो अपन क्या लिखेंगे कि बड़े पेड़ों में
जिनकी ऊंचाई बड़े पेड़ों में जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, उनमें जल व खाद्य पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा नहीं हो सकता है। किसके द्वारा नहीं हो सकता भाई? विसरण क्रिया के द्वारा नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? ऐसी परिस्थिति में पौधों के अंदर एक परिवहन की सदृश प्रणाली की जरूरत होती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? पेड़ों में एक परिवहन सदृश प्रणाली की आवश्यकता होती है। देख रहे हो? देखो, पेड़ पौधे पर्यावरण से गैसों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ ले लिया, ठीक है, फिर भी जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों पोषक तत्वों को मिट्टी में विद्यमान तत्वों से क्या करते हैं? ये प्राप्त करते हैं। ये सभी तत्व मिट्टी में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, जिन्हें पादप अपने जड़ों के द्वारा क्या करते हैं? सूंघते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। छोटे पेड़ पौधों की कोशिकाएं तो मिट्टी के नजदीक होगी, तो जड़ नजदीक होगी तो मिट्टी के नजदीक होगी, विसरण क्रिया वहां से प्राप्त है। तो विसरण क्रिया के द्वारा जल पहुंच जाता है और विसरण क्रिया के द्वारा वहां पर दोनों को अवशोषित करते हैं। बड़े पेड़ पौधों जिनकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर तक होती है, जैसे लगभग 300 मीटर ऊंचाई, बड़े पेड़ों में जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, उनमें जल और खाद्य पदार्थों का परिवहन, जल और खाद्य पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा नहीं हो सकता। किसके द्वारा नहीं हो सकता है? विसरण क्रिया के द्वारा उनमें नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में क्या हो गया भाई? पेड़ों में एक परिवहन है, लाने ले जाने वाला, जल और खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने वाली एक ऐसी प्रणाली मौजूद हो जो क्या कर सके? वहां तक उनका परिवहन करके और पेड़ की आवश्यकता की पूर्ति को कर सके। आपका ये पॉइंट यही समाप्त हो गया। अब मैं आपको जल का परिवहन बताऊंगा। देखिए, जल जाइलम ऊतक के द्वारा पेड़ में चलता है। अब लिखेंगे आप जल का परिवहन। पॉइंट तो आपको परिवहन और परिवहन में पहला पॉइंट है जल का परिवहन। देखिए, जल का परिवहन कैसे? आपको पता होगा कि जाइलम ऊतक पेड़ में पाया जाता है। जाइलम ऊतक जल का परिवहन करता है और फ्लोएम ऊतक क्या करता है? खाद्य पदार्थों का, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों में जो भोजन बनता है ना, उस भोजन को पेड़ की पत्ती से और पादप के जड़ भाग तक पहुंचाने का कार्य तो फ्लोएम का होता है।
जल के द्वारा अवशोषित, जो जड़ के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है, इस जल को पादप की जड़ से लेकर के उत्पत्ति के टॉप सिरे तक पहुंचाने का कार्य जाइलम का होता है। तो मैं सबसे पहले आपको जल का परिवहन बता रहा हूं कि जाइलम ऊतक में जड़, तना और पत्तियों की जाइलम ऊतक में जड़, तना और पत्तियों की, कौन कौन सी चीजें, जड़, तना और पत्तियों की जो वाहिनिकाएं हैं या वाहिकाएं हैं, ये आपस में जुड़ करके जड़, तना और पत्तियों की वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं आपस में जुड़ करके इसका निर्माण कर देंगे। वो अपने आप क्लियर हो गया आपस में, क्या क्लियर हो गया? आपस में जुड़ करके ये जल संवहन वाहिकाओं का क्या तैयार कर देती हैं? एक सतत जाल बना देती हैं। सतत माने लगातार। क्या कर देती है? एक सतत जाल तैयार कर देती है। क्या बना देती है भाई? एक सतत जाल बना देती है। ठीक। दूसरी बात, यह जाल क्या करता है पता है? पादप के सभी भागों से जुड़ा। यह जाल पादप के सभी भागों से जुड़ा हुआ होता है। और क्या करता है? जैसे जड़ की कोशिकाएं मृदा से जुड़ी होती हैं और सक्रिय रूप से क्या करती हैं? वहां से जल को प्राप्त करती है। तो लिख देंगे कि यह जाल पादप के, यह जाल पादप के सभी भागों से जुड़ा होता है। पादप के जितने भी भाग होते हैं उन सब भागों से ये क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जैसे जड़ों की जो कोशिकाएं हैं मिट्टी से संपर्कित होती हैं, जैसे जड़ों की कोशिकाएं मिट्टी से संपर्कित, जड़ तो किससे जुड़ोगे? मिट्टी से जुड़ोगे। और सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है तथा मिट्टी से जड़ें सक्रिय रूप से मिट्टी से सक्रिय रूप से क्या करती है? आयन प्राप्त करती है। ठीक है। जल लगातार गति से जड़ के जाइलम में जल लगातार गति से जाइलम में जाता है और जल स्तंभ का निर्माण कर देता है।
जाइलम स्तंभ का क्या कर देता है भाई? निर्माण कर देता है। जब जाइलम स्तंभ बन गया तो ये स्तंभ क्या करता है? जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है तथा यह जाइलम स्तंभ लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। अधिक ऊंचाई वाले पादपों में जाइलम जल को पहुंचाने का कार्य इसी का होता है। अधिक ऊंचाई वाले पादपों में केवल जाइलम ही जल पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ तक की बात आप सबने लिख ली। अगर लिखी नहीं है तो आप इसे लिख लें। मैं एक बार और बता दूं आपको। देखिए, पादपों में परिवहन और पहला परिवहन जल का परिवहन है। जाइलम ऊतक में जड़ तनाव और पत्तियों की जो वाहिकाएं हैं या वाहिकाएं हैं, ये आपस में जुड़ करके जल सफेद वाहिकाओं का एक सतत यानी लगातार जाल बना देती है। ये जाल क्या करता है? पादप के सभी भागों से जुड़ा होता है। जैसे जड़ों की कोशिकाएं मिट्टी से जुड़ी होती है और मिट्टी से जड़ें क्या करती है? सफेद रूप से आयन प्राप्त करती रहती है। जल लगातार गति से जाइलम में जाता है, जाइलम स्तंभ का निर्माण होता है। ये जाइलम स्तंभ जल को क्या करता है? ऊपर की ओर लगातार धकेलता रहता है। अधिक ऊंचाई वाले पादपों में केवल जाइलम ही है जो सक्सेस है। क्या करने के लिए? पानी को पहुंचाने के लिए। अन्यथा जो बड़े पेड़ है ना, उनमें पानी ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। पादपों से या पेड़ों से जो जल जाइलम के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी जाइलम ने जल को ऊपर छोड़ाया, पत्तियों ने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की, है ना? पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है ना, और जो जल की कमी पादप में हो जाती है, उस जल की कमी को जाइलम के द्वारा पहुंचाने वाला यह जल क्या कर देता है? प्रतिस्थापन कर देता है। तो पादप या पेड़ों से जो जल, इसको मिटाऊंगा भैया, आपने लिख लिया हो तो ठीक है भैया। देखिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब समझते हो क्या? पत्तियों का वाष्प के रूप में पानी बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पादप या पेड़ों से जो जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, क्या लिखेंगे? पेड़ पौधों से पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप
उसको प्रतिस्थापन करने का काम जाइलम वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। उसे पुनः प्रतिस्थापित करने का कार्य जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन का अर्थ लिख बोल दूंगा आपको, क्योंकि एक वाष्पोत्सर्जन शब्द आ गया यहाँ। देखिए क्या होता है। वाष्प के रूप में पत्तियों के द्वारा जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा, उन रंध्रों से पानी बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का, पादप की पत्तियों पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, द्वार कोशिकाओं की सहायता से खुलते और बंद होते हैं। इन रंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलना क्या कहलाता है? पता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो पहले तो आप लिख लो, पादप के वायवीय भागों के द्वारा, पादप के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय भाग को समझ गए क्या? कि जो भाग वायु के संपर्क में होते हैं उनको क्या कहते हैं? वायवीय भाग कहते हैं। तो वायवीय भाग क्या है? तना, पत्तियां, फूल, उसकी शाखाएं, टहनियां, जो भी है सब किसके रूप में? वायवीय भाग। तो वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वायवीय भाग के द्वारा वाष्प के रूप में जल को बाहर निकालना अर्थात जल हानि क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कि पादप के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल को बाहर निकालना, जल की हानि करना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्प के रूप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। अब इसके बारे में और आगे लिख लें हम कि वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें मिले जो पदार्थ होते हैं उनको पहुंचाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। तो वाष्पोत्सर्जन का अगला पॉइंट क्या लिख लेंगे हम? वाष्पोत्सर्जन का अगला पॉइंट लिखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण जल के अवशोषण एवं जड़ों से पत्तियों कहां से कहां तक? जड़ों से पत्तियों तक क्या करना? जल तथा उसमें मिले जल में मिले जो भी सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं, कौन कौन से? खनिज, लवण, इनको क्या करती है? ऊपरी मुखी गति करवाने में सहायता करती है। सभी आवश्यक पोषक तत्वों को
ऊपरी मुखी गति करवाने में क्या करता है, यानी ऊपर की तरफ। ऊपरी मुखी का मतलब हो गया, ऊपरी मुखी गति का तात्पर्य हो गया ऊपर की तरफ गति करवाना, है ना। इससे क्या होता है, ऊपर की तरफ खिंचाव होता चला जाता है। वाष्प उत्सर्जन, संसर्जन, तनाव मतलब खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाववाद सिद्धांत तैयार कर देता है। देखो क्या लिख दिया मैंने कि वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ों से प्रतिवर्तन, जल तथा जल में मिले सभी आवश्यक पोषक तत्वों को ऊपरी मुखी गति करवाने में वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाववाद सिद्धांत का निर्माण करता है। यानी एक खिंचाव उत्पन्न कर देता है, तो नीचे से ऊपर तक क्या करता चला जाता है, जल को खींचता चला जाता है। नीचे से ऊपर तक जल को क्या करता चला जाता है भाई, खींचता चला जाता है। और इस ऊपर के खिंचाव को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाववाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये पादप का ताप नियमन करने में भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन इसमें भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन पादप का ताप नियमन करने में भी, यानी पादप के आसपास वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलेगा। तो वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलेगा तो वहाँ आसपास का वातावरण नमी युक्त हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पादप का ताप नियंत्रण हो जाएगा, ताप नियमन में रहेगा। और जो मूल ताप होता है ऊपर से मिटाऊंगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना पहले आप एक बार, या इसे लिखें मैं इसका। हाँ भाई, नेक्स्ट में आप देखिएगा हाँ भाई देखिए, अगला पॉइंट ये ले लो कि मूल दाब रात्रि के समय में विशेष रूप से प्रभावी होता है। क्या होता है, मूल दाब रात्रि के समय में विशेष रूप से प्रभावी। मूल दाब यानी जड़ के द्वारा पादप पर जल को ऊपर चढ़ाने में जो दाब लगता है इसको मूल दाब कहते हैं। तो मूल दाब रात्रि के समय में ज्यादा प्रभावी होता है। मूल दाब रात्रि के समय अधिक प्रभावी होता है। रात्रि के समय में पानी ज्यादा अवशोषित करता है कौन, पादप, इसलिए मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल का ऊपर की तरफ खींचना, जल का ऊपर की ओर खींचना क्या कहलाएगा, तो
वाष्प उत्सर्जन के रूप में जल का ऊपर की ओर खींचना वाष्प उत्सर्जन संसर्जन तनाववाद कहलाता है। देखो, अब मैं आपको एक क्रियाकलाप बताता हूँ। लगभग एक ही आकार के दो बराबर के गमले लेंगे, उन दोनों गमलों में बराबर की मिट्टी डालें। मिट्टी डालने के बाद एक गमले में पादप लगा देंगे और दूसरे गमले में क्या लगाएंगे, एक छड़ी लगा देंगे। छड़ी लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं, दोनों को समान रूप से दोनों गमलों में पानी डालते हैं और दोनों ही गमलों को बेलजार से ढक देते हैं। उपकरणों को वायुरोधी करने के लिए मोम लगा देते हैं। देखिए, जैसे ये गमला है और एक गमला ये है, दो गमले लगा दिए। इस पहले गमले में हमने क्या किया, एक पेड़ ले लिया है, इस तरह से पेड़ ले लिया। जैसे ये आपका एक पेड़ हो गया। ठीक है भाई, और इसे भी यहाँ हमने रख रखा है कि एक हमने यहाँ कर दिया। इसके ऊपर हमने सीधी छड़ी लगा दी, इसकी पादप की ऊंचाई, ये छड़ी है, ये पादप है। और इसे भी दोनों गमलों में हमने पानी डाल दिया, इसमें भी हमने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद हमने इसे बेलजार से ढक दिया है, यहाँ से रख दिया। और इसे भी हमने बेलजार से रख दिया है। और उपकरण को वायुरोधी बनाने के लिए यहाँ हमने मोम लगा दिया ताकि कहीं से भी कोई कुछ जा नहीं पाए। यहाँ दोनों तरफ मोम लगा दिया हमने ऊपर। अब हम इनको रात पर रखे रहते हैं, अगले दिन हम देखते हैं कि इसमें तो यहाँ आपको पानी की बूंदें नजर आएंगी। ये क्या आ गई, पानी की बूंदें, परंतु इसमें पानी की बूंदें नहीं आएंगी। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि पेड़ पौधे वाष्प उत्सर्जन की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन के बारे में आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद।